ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाएं जो उनको दोनों में बेनिफिशियल हो। शुरू में नहीं लगेंगे, दिक्कत आएगी, सवाल बनेंगे नहीं तो चिड़ भी मचेगी। लेकिन वही बात है, अगर आप रेगुलरली लगाते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो आपके साथ हो ही जाएगा कि आप देख के भी सवाल निकाल लो। पेपर वाले दिन आपको सबसे पहली बात पैनिक नहीं करना है। मेरा फर्स्ट पेपर पैनिक के कारण ही नहीं निकला था, क्योंकि मैथ्स मैंने खोला, पहला क्वेश्चन कैलकुलस का था, इंटीग्रेशन, तो तुक्केबाजी शुरू हो गई। तो हमको वो नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है एकदम। अगर पेपर पहला क्वेश्चन खोला तुमको नहीं भी आता ना, पेपर पलट दो, पीछे से शुरू करो। तुमने एक स्टोरी में बता दिया कि तुम करेजियस हो, तुम दूसरी स्टोरी में सीधा पुलिस बुला रहे हो। दूसरों के पॉइंट को पूरी तरह ना काटते हुए अपना पॉइंट रखना, वो चीज सीखना, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। जय हिंद एवरीवन। तो सर ने बता ही दिया, फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट था मैं, एंड राइट आफ्टर माय 10th क्लास आई जॉइन दी कोचिंग। सबसे पहले जब 11th में आए थे तो बीइंग इन 11th फील्स लाइक कि आप एकदम से कहाँ पे आ गए। 11th का कोर्स जनरली बाकी सबसे थोड़ा सा टफ होता है, इवन मैं कहूँगा 12th से भी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि चेंजेस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एकदम से आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 11th में हमने करी वो थी, कोर्स जो हमारा एनडीए का था वो हमने 60% ऑफ मैथमेटिक्स जो पेपर में आती है वो 11th से आती है। 11th के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एनडीए के पेपर में। तो हमारी जो 60% ऑफ मैथ्स की प्रिपरेशन थी वो 11th में ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हमको ईश्वर सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिए थे, एंड वो 12th में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। देन जीएटी की बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटी तो सर ने ऐसी रटवाई थी कि मतलब अभी भी कोई पूछ लेगा तो याद ही है। फिर ज्योग्राफी की बात आती है तो उसके लिए पहले हिमांशु सर थे, देन महेंद्र सर आ गए। तो महेंद्र सर के मेथड्स पढ़ाते, ज्योग्राफी भी पढ़ाते होंगे ना महेंद्र सर ही, तो उनके मेथड्स आर वेल नोन। देन करंट अफेयर्स के लिए शिवानी मैम थे, काफ़ी अच्छे रिविजन्स हुए हमारे इंग्लिश में पहले सर ही क्लास लेते थे। देन संजीव सर आए थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे 11th आगे होती गई, हमने 12th में एंटर करा। 12th में एंटर करने के बाद अकेडमिक सेशन शुरू हुआ था, उसके 4 महीने के अंदर अंदर हमारा पेपर था सितंबर, लास्ट ईयर के सितंबर में, 3 सितंबर को। दैट वाज एनडीए 152। तो वो मैं देने गया। अब मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पेपर नहीं निकला था, एंड दैट वाज ड्यू टू मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स मेरा शुरू से थोड़ा सा वीक था, एंड आफ्टर सीइंग द पेपर आई पैनिक्ड, तो इसीलिए जो पेपर था वो नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, डिमोटिवेशन आया, एक फेज गया। देन उसके बाद वापस से पढ़ना शुरू करा था अराउंड अक्टूबर, एंड वही था कि 12th को साथ में लेके चलना था। आप सबकी 12th हो गई होगी ना, है ना, तो 12th को साथ में लेके चलना था, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मैथ्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि मैथ्स जो 12th में आना है वही एनडीए में भी आना है। तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि जो हमारा मैथ्स है वहाँ पे हम ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाएं जो उनको दोनों में बेनिफिशियल हो। शुरू में नहीं लगेंगे, दिक्कत आएगी, सवाल बनेंगे नहीं तो चिड़ भी मचेगी। लेकिन वही बात है, अगर आप रेगुलरली लगाते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो आपके साथ हो जाएगा कि आप देख के भी सवाल निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलकुलस था, तो उसमें मेरे को इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं थी मेरी कैलकुलस पर, तो मैंने सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन जितना होता है उतना कर लिया, है ना, लिमिट्स कर लिया, लिमिट्स इजी होता है। ऐसे आप अपने मतलब के टॉपिक्स छांटिए, ऐसा आप सब करने जाएंगे तो सबसे तो कुछ नहीं होगा। देन जब हम बात करेंगे कि बोर्ड्स जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए थे हमारे अराउंड 12th ऑफ मार्च को। देन 2 दिन का मैंने खुद ने ब्रेक लिया था, 13 एंड 14 मार्च में फुल चिल करा। देन 15 मार्च से मैंने पढ़ना चालू करा, एंड 21st अप्रैल को पेपर था। अब देखिए, माइंड यू कि जो हमारा जीएटी का कोर्स था वो काफ़ी पहले और काफ़ी अच्छे से खत्म हो चुका था, तो उसका सिर्फ एक थोड़ा रिवीजन और पूरा मेमोरी फ्लैशबैक हो जाती है। तो जीएटी में अपने को यही चीज़ ध्यान रखनी कि जितने ज़्यादा रिवीजन होते रहेंगे उतना अपने को फायदा है। देन अगर हम बात करेंगे कि उस एक महीने के पीरियड में 36 डेज थे जो, उसमें कैसे प्रिपेयर करा, तो कंटिन्यूसली हमको 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे ऑन टेबल, ठीक है। उसके अलावा आप जो कर रहे हैं करते रहिए, बट 10 से 12 एवरेज 10 घंटे से नीचे नहीं आना चाहिए किसी का भी, एक महीने पहले। उसके बाद मतलब अगर मन नहीं भी हो रहा है ना, तब भी बैठे रहो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मन नहीं होगा, स्ट्रेस होएगा, एक महीने में पेपर है, तारीख दिखेगी बार बार, है ना, और दोस्तों के फ़ोन आएंगे कि यहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, क्योंकि बोर्ड्स तो सबके खत्म हुए। देन आपका भी मन करेगा कि चलो यार घूमने चलते हैं, है ना, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों वाला फेज आ जाएगा, तो अपने को उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप वो लास्ट एक महीने के फेज में होंगे, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है।
आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, आपको अपने एकेडमिक्स का पूरा ध्यान रखना है। देन जब हम ऑन द डी डे जब पेपर हो जाएगा, पेपर वाले दिन आपको सबसे पहली बात पैनिक नहीं करना है। मेरा फर्स्ट पेपर पैनिक के कारण ही नहीं निकला था, क्योंकि मैथ्स मैंने खोला, पहला क्वेश्चन कैलकुलस का था, इंटीग्रेशन, तो तुक्केबाजी शुरू हो गई थी। तो हमको वो नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है एकदम। अगर पेपर पहला क्वेश्चन खोला तुमको नहीं भी आता ना, पेपर पलट दो, पीछे से शुरू करो, ठीक है। और पेपर देते देते एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे तुमको लगेगा कि यार बस अब हो गया, अब नहीं करना, और अभी भी तुम्हारे पास 30-35 क्वेश्चन इजी बचे होंगे जो तुम कर सकते हो। उस टाइम पे क्या करना है, 2 मिनट पॉज लेना, डीप ब्रीदिंग करना, पेपर पलटना, और फिर वही पीछे से शुरू कर देना। बोर जैसे ही हो जाओ, पेपर पलटना शुरू कर देना। एंड पेपर में घुसते से 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हो जाने चाहिए जिसमें से 28 तुम्हारे सही हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर। बाकी 1.5 घंटे तुमको जो करना है करो, ठीक है। उसमें शुरू के 1 घंटा तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुमको क्वेश्चन छांटने की तुमको कौन से कर रहे हैं। गुप्ता सर एक बात बोलते हैं, वो बहुत सही बात है, कि एनडीए का पेपर क्वेश्चन करने से नहीं निकलता, क्वेश्चन छोड़ने से निकलता है। जो क्वेश्चन डिसाइड कर लोगे कि ये छोड़ना है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, वो तुम्हारे नंबर नहीं खाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। देन जब एनडीए रिटर्न हो गया, 9 मई को रिजल्ट आ गया था, उसमें रोल नंबर दिख गया। फिर उसके बाद 25 मई से हमारी कोचिंग शुरू हो गई एसएसबी की। तो शुरू में 15 डेज का कोर्स लिया, जिसमें अच्छा खासा ग्रुप बन गया। एसएसबी की जब प्रिपरेशन करोगे तो बिना ग्रुप के मत करना, क्योंकि नहीं हो पाएगी। OIR इज अ डिफरेंट थिंग, वो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। बट पीपीडीटी हो गया, जीडी हो गया, टीएटी हो गया, या जो भी है, जीपी हो गया, कुछ भी, इसको बिना ग्रुप के कभी मत करना, अप्रोच भी मत करना इसको करने की कोशिश। बिना ग्रुप के एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। एक अच्छा ग्रुप फाइंड करना, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना, दूसरे जो आए उनकी रिस्पेक्ट करना। एंड सेकेंड थिंग कि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा, हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अपना पर्सपेक्टिव एक्सपांड करने में। जैसे अगर कोई एक पिक्चर है, तो आप उस पर अगर एक स्टोरी बनाएंगे तो आप एक ही तरीके से सोच सकते हैं। बट अगर आपका 8 का ग्रुप है, तो आपके पास और 7 आइडियाज दोबारा आएंगे, और उस 7 आइडियाज से आपके पास आपकी थिंकिंग डेवलप होगी कि आप कैसे अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। तो ग्रुप पे फोकस करना, और अच्छे ग्रुप पे फोकस करना। जो कहीं पीछे छूट रहा है उसकी भी हेल्प करनी है, जो ज़्यादा आगे भाग रहा है उसको भी बताना, ठीक है। देन एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस आपका। ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए। ओवर होगा तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे, अंडर होगा तो इंटरव्यूअर देख के बाहर कर देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका जब टू द पॉइंट होगा, तब जो आपके असेसर्स हैं उनको भी लगेगा। एंड फोर्स में अपने असेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हर महीने उनकी विजिट हो ही जाती है एक आध बार। तो वो चीज़ अपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप उनके पास लेके जाइए, मुझे नहीं लगता कोई कभी मना करेगा, ठीक है। अपने PIQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। PIQ इज द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स इन दी एसएसबी। क्वेश्चन पूछने का आधार होता है PIQ, तो PIQ को बिल्कुल मिसअप नहीं करना है। इंडिविजुअल बच्चा इंडिविजुअल एक एक करके सर के पास जाओ, और अपनी जो स्किल सेट है उसको प्रेजेंट करो। उसके बाद सर जो बताएं वो भरते चले जाओ। PIQ बिल्कुल मिसअप नहीं करना है। कम से कम एसएसबी जाने से पहले 8 PIQ खुद से भर के जाना, ठीक है। देन एसएसबी की बात करें तो वहां पे जब घुसोगे, सब फ्रेशर्स है, कोई लेके आया नहीं, ठीक है। जब घुसोगे ना तो ऐसा लगेगा, एक रात पहले पहुंच जाना वेन्यू पर। जब घुसोगे ना एसएसबी में, तब ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो रिपीटर्स भी हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा एज होगी, या फिर मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं फ्रेशर अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। उल्टा मैं तुमको बताऊं ना, अगर तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा है। तुम्हारी अगर कोई गलती भी होगी ना, अगर छोटी गलती होगी, तो तुम्हारी नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी 17-18 साल के हो, और तुम इस चीज़ को दिमाग में लेके चल रहे हो। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है हमेशा। एंड कभी भी खुद को कम नहीं आंकना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन अपनी जो स्किल सेट है उस पर हमेशा 100% रहो, कि यार ये अगर आया तो ये तो मैं कर ही दूंगा। देन जब एसएसबी जाओगे तो पिक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। जब एसएसबी की क्लासेस लोगे तो सर भी कम से कम 1000 बार ये सेंटेंस बोलेंगे कि पिक्चर में कैरेक्टर से ज्यादा बैकग्राउंड ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो जब ये चीज तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ जाएगी ना, अगर वो क्वालिटीज कंसिस्टेंट रहेंगी, तुमने एक स्टोरी में बता दिया कि तुम करेजियस हो, तुम दूसरी स्टोरी में सीधा पुलिस बुला रहे हो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। तुम एक स्किल सेट को, एक क्वालिटी सेट को अपना खुद से पहचानो, इंट्रोस्पेक्ट करो, एंड उसको तुम उस 16 पेज के डोजियर में लिखो, तो तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट कभी तुमको रोक नहीं सकता।
एक डेफिनेट स्किल सेट, एक क्वालिटी सेट होना बहुत जरूरी है। देन अगर बात आएगी जीटीओ की, जीटीओ में इंडोर टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जीडी करोगे चुप नहीं रहना है, बिल्कुल भी चुप नहीं रहना, मुंह चलते ही रहना चाहिए जब तक बोला ना जाए। ऐसा नहीं कि दूसरों को इंटरप्ट कर रहे हैं, दूसरों का पॉइंट नहीं सुन रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दूसरों के पॉइंट को पूरी तरह ना काटते हुए अपना पॉइंट रखना, वो चीज सीखना, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। एंड ये चीज जब सीख जाओगे तो जीडी अपने आप आने लगेगा। नॉलेज कलेक्ट करो, जब एसएसबी जाओगे तो वो 10 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटे पढ़ोगे, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। एंड जब जब तुम एक साथ नॉलेज इकट्ठी करने जाओगे ना, तो एक रश आएगा, यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें तुम्हारे नोट्स काम आएंगे, हर चीज को नोट करते जाओ। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन होता है। एडिटोरियल सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एडिटोरियल जिस टॉपिक पे आया उस टॉपिक पे अपने व्यूज बनाओ कि तुम एज अ इंडियन सिटीजन इसके बारे में क्या सोचते हो और तुम्हारे इसके प्रति व्यूज क्या है। ये सब जब तुम करने लग जाओगे तो इंटरव्यूअर वहां पे अगर उस न्यूज से रिलेटेड पूछेगा ना, तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एज होगी कि तुम अपने भी पॉइंट्स बता पाओगे कि तुम उस चीज से रिलेटेड क्या सोचते हो। देन जब लास्ट डे एट द कॉन्फ्रेंस, वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, बस अपने आसपास की चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना थ्रू आउट द 4 days, कि तुम्हारे रूम में कितने बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों मतलब तुम्हारे जो आसपास लोग हैं उनमें से, मेरे को क्वेश्चन आया था कि कितने लोग मुझे रखे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में पूछा था। अब गिनने तो कोई नहीं बैठेगा, अब तुमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि असेसर भी वहां नहीं गिन रहा है, एक एस्टिमेट दे दो, चुप नहीं रहना, ठीक है। एक एस्टिमेट दे दिया, अब सही है नहीं सही है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 4 दिन तुम्हारे डिसाइड कर चुके तुम अंदर हो या बाहर। तो तुमने जब एस्टिमेट दिया, तुम्हारे मुंह पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, ये सब चीजें याद में रखनी है। बस दैट्स द एक्सपीरियंस।